मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का एक छोटा सा गांव था, दूधा खेड़ी। भानपुरा थाना क्षेत्र के अंदर आने वाले इस गांव में धनराज नाथ उर्फ धनराज योगी अपने परिवार के साथ रहा करता था। करीब 35 से 40 साल का धनराज उन लोगों में से था जिन्हें देखकर कोई भी पहली नजर में यही कहे कि ये आदमी गलत हो ही नहीं सकता। सीधा सादा चेहरा, मेहनत से झुलसा हुआ शरीर और आंखों में परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की चाह, यही उसकी पहचान थी। धनराज का परिवार गांव में काफी सम्मानित माना जाता था। उसके पिता पुराने जमाने के किसान थे, ऐसे किसान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में पसीना बहाते हुए निकाल दी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि धनराज के पिता ने कभी मेहनत से पीछे हटना सीखा ही नहीं। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाना और देर शाम तक मिट्टी में मेहनत करना, यही उनकी दुनिया थी। खेती से जितनी आमदनी होती उसी से पूरे परिवार का खर्च चलता था। वहीं धनराज की मां एक बेहद शांत और घरेलू महिला थीं। गांव की औरतें उनकी मिसाल दिया करती थीं। उनका पूरा जीवन अपने परिवार और बच्चों के इर्द गिर्द घूमता था। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ बड़ा नहीं किया था, बल्कि संस्कारों से सींचा था, और उन्हीं संस्कारों की झलक सबसे ज्यादा उनके बड़े बेटे धनराज में दिखाई देती थी। धनराज उन लड़कों में से नहीं था जो गांव में बेवजह घूमते फिरें या छोटी मोटी लड़ाइयों में नाम कमाएं। उसका पूरा फोकस सिर्फ अपने परिवार और खेती पर था। जैसे जैसे उसके पिता बूढ़े होते गए, वैसे वैसे घर की सारी जिम्मेदारियां खुद ब खुद धनराज के कंधों पर आ गईं। अब खेतों की बुवाई से लेकर फसल बेचने तक हर बड़ा फैसला वही लेता था। गांव में लोग उसके पिता की इज्जत जरूर करते थे, लेकिन घर का असली मुखिया अब धनराज को ही माना जाने लगा था। कौन सी फसल बोई जाएगी, मंडी में माल कब जाएगा, खाद कहां से आएगी, यहां तक कि बैंक से जुड़े सारे काम भी अब वही संभालता था। लेकिन इतनी जिम्मेदारियों के बाद भी उसके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं थी। वह हर फैसले से पहले अपने पिता की राय जरूर लेता था। यही वजह थी कि गांव के लोग उसे सिर्फ मेहनती नहीं, बल्कि समझदार और भरोसेमंद इंसान भी मानते थे। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे कितना भी जिम्मेदार क्यों ना हो, जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जहां दिल दिमाग पर भारी पड़ जाता है। और धनराज की जिंदगी में वो मोड़ बनकर आई एक लड़की, जिसका नाम था ढापू बाई। करीब 15 से 18 साल पहले गांव के पास लगे एक मेले में धनराज पहली बार ढापू से मिला था। उस वक्त उसकी उम्र जवान जोश से भरी हुई थी। लंबा कद, मजबूत शरीर और गांव में मेहनती लड़के की इमेज। वहीं दूसरी तरफ ढापू बाई का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह चंचल थी, खुलकर हंसने वाली लड़की थी और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मेले की भीड़ के बीच जब धनराज की नजर पहली बार ढापू पर पड़ी, तो कुछ सेकंड के लिए जैसे उसके आसपास की आवाजें गायब हो गईं। उसे लगा जैसे यही वो लड़की है जिसके साथ वह पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। और शायद ढापू के दिल में भी उसी पल कुछ हलचल हुई थी, क्योंकि उसने भी पहली नजर में धनराज को नोटिस कर लिया था। शुरुआत सिर्फ हल्की फुल्की बातों से हुई, फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं, और धीरे धीरे दोनों के बीच एक ऐसा कनेक्शन बन गया जिसने दोस्ती को प्यार में बदल दिया। धनराज को ढापू की मासूमियत पसंद थी, जबकि ढापू को धनराज की सादगी और उसका जिम्मेदार स्वभाव बेहद अट्रैक्ट करता था। उसे लगता था कि ये वही इंसान है जो जिंदगी भर उसे कभी दुख नहीं देगा। दोनों घंटों बातें किया करते थे, भविष्य के सपने देखते थे, और धीरे धीरे उन्होंने तय कर लिया कि अब शादी करेंगे तो सिर्फ एक दूसरे से। लेकिन गांव की दुनिया फिल्मों जैसी आसान नहीं होती। यहां प्यार के साथ परिवार की मंजूरी भी जरूरी होती है। धनराज अपने फैसले को लेकर पूरी तरह क्लियर था। उसने साफ शब्दों में अपने माता पिता से कह दिया कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ ढापू से। शुरुआत में परिवार थोड़ा हिचका, क्योंकि गांवों में लव मैरिज को आज भी लोग अलग नजर से देखते हैं। लेकिन बेटे की खुशी के आगे आखिरकार उन्होंने हामी भर दी। दूसरी तरफ ढापू के घरवालों ने भी धनराज को पसंद कर लिया, और फिर साल 2008 या 2009 के आसपास दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ कर दी गई। शादी के बाद जब ढापू अपने ससुराल आई, तो उसने बहुत जल्दी पूरे घर का दिल जीत लिया। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं कि धनराज की किस्मत बहुत अच्छी है। ढापू सुबह सबसे पहले उठती,
घर की साफ सफाई करती, समय पर खाना बनाती और धनराज के बूढ़े माता पिता की सेवा बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह करती। धीरे धीरे सास ससुर भी उसे अपनी बेटी जैसा मानने लगे। उन्हें गर्व होता था कि उनके बेटे ने सही लड़की चुनी है। ढापू सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं थी। धनराज ने उस पर इतना भरोसा कर लिया था कि उसने घर का पूरा हिसाब किताब भी उसके हाथों में सौंप दिया। वह जो भी कमाकर लाता सीधे ढापू के हाथ पर रख देता और ढापू भी बेहद समझदारी से घर चलाती थी। फिजूल खर्ची ना के बराबर करती, छोटी छोटी बचत करती और धीरे धीरे उसने अच्छी खासी रकम जोड़ ली थी। गांव की बाकी महिलाओं के बीच भी उसकी इमेज एक परफेक्ट बहू वाली बन चुकी थी। समय तेजी से आगे बढ़ता गया और फिर धनराज और ढापू 2 बच्चों के माता पिता बन गए, एक बेटा और एक बेटी। अब उनका परिवार पूरा लगने लगा था। बाहर से देखने पर सब कुछ किसी परफेक्ट फैमिली जैसा दिखाई देता था। 12 साल बीत चुके थे उनकी शादी को और इन 12 सालों में कभी किसी ने दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं सुनी। लेकिन असलियत में धनराज और ढापू के रिश्ते में अब दरार पड़ चुकी थी और इस दरार की वजह था पंकज चौधरी, धनराज का वही पुराना दोस्त जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था। साल 2021 में पंकज का धनराज के घर आना जाना काफी बढ़ गया। गांव में उसकी पहचान एक अमीर और दबंग आदमी की थी। उसके पास जेसीबी का बिजनेस, फार्म हाउस और महंगी गाड़ियां थीं। शुरुआत में वह सिर्फ दोस्त की तरह घर आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातचीत ढापू से बढ़ने लगी, खासकर तब जब धनराज सुबह खेतों के काम से घर से बाहर निकल जाता था। ढापू भी पंकज की अमीरी और उसकी दबंग पर्सनैलिटी से प्रभावित होने लगी। दोनों के बीच क्लोजनेस इतनी बढ़ गई कि कुछ ही समय में उनका अफेयर शुरू हो गया। लेकिन धनराज को इसकी भनक तक नहीं थी। वह पंकज को भाई मानता था और ढापू पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा करता था। धीरे धीरे गांव में दोनों के रिश्ते की चर्चा फैलने लगी। पहले धनराज ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे खुद कई चीजें अजीब लगने लगीं। अचानक घर लौटने पर दोनों का चुप हो जाना, ढापू का छुप छुप कर फोन पर बात करना, बार बार फोन का पासवर्ड बदलना और छोटी छोटी बातों पर झगड़ना। अब उसका शक यकीन में बदलने लगा था। आखिरकार धनराज ने ढापू को समझाया कि वह पंकज से मिलना बंद कर दे। उसने पंकज को भी घर आने से मना कर दिया और अपनी बड़ी बेटी से कहा कि अगर उसके पीछे से पंकज घर आए तो तुरंत उसे फोन करे। अब ढापू खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करने लगी थी। उधर पंकज भी डर गया था, क्योंकि धनराज ने साफ वार्निंग दी थी कि अगर उसने ढापू का पीछा नहीं छोड़ा तो वह दोनों को पंचायत के सामने बेनकाब कर देगा। गांव में अपनी इज्जत बचाने के लिए पंकज पीछे हटना चाहता था, लेकिन ढापू अब बहुत आगे निकल चुकी थी। उसने पंकज से कहा, जब तक धनराज जिंदा है हम कभी एक नहीं हो सकते। और यहीं दोनों ने मिलकर धनराज को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन उससे पहले ढापू ने एक खतरनाक चाल चली। उसने अचानक धनराज से झगड़ना बंद कर दिया। वह फिर से पहले जैसी बनने लगी। प्यार से बात करना, उसकी हर बात मानना और यह जताना कि उसने पंकज से रिश्ता खत्म कर दिया है। धनराज को लगा कि उसकी पत्नी सच में बदल गई है। ढापू अब पूरी तरह अपना गेम सेट कर चुकी थी। उसने धनराज के सामने ऐसा दिखाना शुरू कर दिया जैसे उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका हो। वह बार बार यही कहती कि अब उसे सिर्फ अपने परिवार और बच्चों की चिंता है। यहां तक कि उसने धनराज से यह तक कह दिया कि वह अब जिंदगी में कभी पंकज का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ढापू का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर सीधा सादा धनराज फिर से उस पर भरोसा करने लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी सच में सुधर गई है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब अगला कदम था धनराज को घर से बाहर निकालना, ताकि प्लान बिना किसी शक के पूरा किया जा सके। ढापू ने पंकज से कहा कि वह दोबारा धनराज से दोस्ती कर ले और उससे माफी मांग ले। पंकज ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। उसने पुराने दोस्त की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया और क्योंकि धनराज दिल का बेहद साफ इंसान था, उसने पंकज को माफ भी कर दिया। लेकिन उसे क्या पता था, जिस इंसान को वह फिर से दोस्त मान रहा है वही उसकी मौत का इंतजाम कर चुका है। फिर आती है तारीख 10 अप्रैल 2026।
यही वो रात थी जिसने इस पूरे केस को हॉरर क्राइम स्टोरी में बदल दिया। उस दिन ढापू ने धनराज से कहा कि उसे अपने किसी रिश्तेदार के यहां फंक्शन में जाना है। उसने कैजुअली कहा कि पंकज से बोल दो, वो अपनी कार में छोड़ देगा। अब क्योंकि दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए धनराज को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। शाम होते ही पंकज अपनी कार लेकर पहुंचा और फिर धनराज और ढापू दोनों उसके साथ निकल गए। इस बात की जानकारी बच्चों को भी थी, यहां तक कि धनराज की चचेरी बहन ने भी तीनों को एक साथ जाते हुए देखा था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। देर रात पंकज तो अकेला वापस लौट आया, मगर धनराज और ढापू उसके साथ नहीं थे। जब घर वालों ने पूछा कि धनराज कहां है, तो पंकज ने बेहद आराम से जवाब दिया, मैं तो उन्हें छोड़कर आ गया था, शायद सुबह तक आ जाएंगे। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि धनराज उस समय तक शायद जिंदा भी नहीं बचा था। अगले दिन ढापू अकेली घर लौटी, लेकिन उसके साथ भी धनराज नहीं था। जब परिवार ने घबराकर पूछा कि वह कहां है, तो ढापू ने बेहद मासूम बनते हुए कहा, उन्हें मार्केट से कुछ सामान लेना था, उन्होंने मुझे घर भेज दिया, कहा कि मैं भी आता हूं। लेकिन समय बीतता गया और धनराज घर नहीं लौटा। अब पूरे परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। रिश्तेदारों को फोन किए गए, दोस्तों से पूछताछ हुई, गांव में हर जगह तलाश शुरू हुई, लेकिन धनराज का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां धनराज की बेटी ने बयान देते हुए बताया, पिताजी की हत्या सर वो पंकज चौधरी के कुएं पे की गई, वहीं पे जला दिया गया, अंदर खाड़ा खोद के अंदर जला दिया गया। 5 साल से उनका अफेयर वगैरह चल रहा था उनके साथ। पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां धनराज की बेटी ने बयान देते हुए बताया कि उसके पिता आखिरी बार पंकज और उसकी मां ढापू के साथ गए थे, लेकिन वापस सिर्फ वही दोनों लौटे हैं। पुलिस ने जब बेटी से पूछा कि उसे किसी पर शक है, तो उसने सीधे अपनी मां और पंकज का नाम ले लिया। यहीं से केस ने डेंजरस टर्न ले लिया। पुलिस ने गांव वालों से जानकारी जुटाई और तब उन्हें पता चला कि ढापू और पंकज के बीच पिछले कई सालों से अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत पंकज को हिरासत में लिया और उसका फोन खंगालना शुरू किया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाई गई, जिसमें एक नंबर बार बार सामने आ रहा था और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि ढापू का था। सिर्फ 10 अप्रैल के दिन ही दोनों की कई बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ हुई तो आखिरकार ढापू टूट गई और फिर उसने जो सच बताया उसने पुलिस वालों तक को सन्न कर दिया। ढापू ने कबूल किया कि 10 अप्रैल की शाम वह और पंकज प्लान के मुताबिक धनराज को अपने साथ लेकर गए थे। पंकज जानता था कि अगर धनराज पूरी तरह होश में रहा तो उस पर हमला करना आसान नहीं होगा, इसलिए पहले उसे जमकर शराब पिलाई गई। जब वह बुरी तरह नशे में हो गया तब दोनों उसे पंकज के सुनसान खेत में ले गए। वहां अंधेरे और सन्नाटे के बीच पंकज ने धनराज का गला घोंट दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने दांती जैसे धारदार हथियार से उसकी बॉडी को बेरहमी से काट डाला। फिर सबूत मिटाने के लिए बॉडी के हिस्सों को जलाने की कोशिश की गई ताकि कुछ भी बाकी ना बचे। लेकिन जब बॉडी पूरी तरह नहीं जली तो अगले दिन 11 अप्रैल को पंकज ने अपनी JCB मंगवाई। खेत समतल करने का बहाना बनाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया गया और फिर उसी मिट्टी के नीचे धनराज के अवशेष दफना दिए गए। हालांकि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर छोड़ देता है। पुलिस ने पंकज की निशानदेही पर खेत की खुदाई करवाई और वहीं से धनराज के अवशेष बरामद कर लिए गए। जिस JCB मशीन से गड्ढा खोदा गया था उसे भी जांच में शामिल किया गया। इसके बाद पुलिस ने ढापूबाई और पंकज चौधरी दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सोचिए, जिस पत्नी पर धनराज ने आंख बंद करके भरोसा किया, जिसने उसके साथ 12 साल बिताए, वही उसके कत्ल की मास्टरमाइंड निकली और जिस दोस्त को वह भाई मानता था वही उसकी मौत का एग्जीक्यूशनर बन गया। ये केस सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, बल्कि एक ब्रूटल रिमाइंडर है कि हर मुस्कुराता रिश्ता अंदर से सच्चा नहीं होता। कभी कभी इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद अपने घर में जगह दे देता है। याद रखिए, आस्तीन के सांप को दूध हमेशा कोई और नहीं, इंसान खुद पिलाता है। वैसे इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।